हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर नंबर आपका क्या है, 3rd है। इससे पहले एक क्लास से हम लोगों ने चैप्टर 2nd के बारे में फुल्ली स्टडी कर लिया था। इससे पहले के वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारे नॉलेज को यहाँ पर हम गेन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी कि इसमें ओवरऑल हम ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा, क्या क्या उसमें इवेंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसकी पूरी डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर है। यानी ह्यूमन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, साथ ही साथ विविपायरस। क्लियर है। बहुत ध्यान सुनते जाएंगे, हर एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ह्यूमन बींग्स में, और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स होते हैं वो विविपायरस होते हैं। यानी कि चाइल्ड बर्थ यहाँ पर होगा फर्टिलाइज एग से, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, ऐसे एनिमल्स जो चाइल्ड बर्थ को फॉलो करते हैं वो विविपायरस, और जो एग लेइंग करते हैं वो ओविपायरस कहलाएंगे। क्लियर है। तो कुछ इवेंट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में। तो देखेंगे इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें एक नंबर ऑफ स्टेप या इवेंट इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है। तो जैसे आप देखेंगे, पहला क्या है इसमें, इस इवेंट आर स्टेप इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट इज क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा। ध्यान देना है, फॉर्मेशन होगा किसका, गैमीट का। इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमीट बनने के बाद क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा गैमीट का, ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट। क्लियर है। और इसको कहते हैं इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। गैमेट का जो ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं क्या, इंसेमिनेशन। गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद जब मेल और फीमेल गैमेट एक जगह पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, फ्यूज़न होगा गैमेट्स का, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। क्लियर। एंड देन आफ्टर क्या होगा, लास्ट में चाइल्ड बर्थ होगा। यानी एक ब्रीफ समरी हमने आपको ये बताया है 2 से 3 लाइन में कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वह कुछ स्टेप में कंप्लीट होगा। जैसे पहला है गैमेटोजेनेसिस है, पहले गैमेट बनेगा, गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का ट्रांसफरिंग होगा एक पर्टिकुलर जगह पर, वो आएंगे। उसके बाद क्या होगा, उनका फ्यूज़न होगा, जो फ्यूज़न को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट। और जाइगोट जिस तरह आपने देखा था प्लांट के केस में, जाइगोट डेवलप हो गया एम्ब्रियो में, वैसे यहाँ पर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा। और फिर उसी सीक्वेंस में हम उसको क्या कहते हैं, ओवरऑल को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। और एम्ब्रियो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में डेवलप होने के बाद नेक्स्ट जो इवेंट आएगा वो क्या होगा, चाइल्ड बर्थ होगा। तो ये ओवरऑल इवेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो फिलहाल शुरुआत से हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसी सीक्वेंस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आपको बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस करा दिया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेंबर है, विविपायरस है। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुछ स्टेप में कंप्लीट होगा, जैसा कि यहाँ पर नोट डाउन किया गया। इनके बारे में हम लोग डिटेल आगे पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। पढ़ने वाले हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक को, और फर्स्ट टॉपिक आपका होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनते जाएंगे। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होंगे? इट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान देंगे इसमें क्या क्या होगा। तो पहला है टेस्टिस, दूसरा है एक्सेसरी डक्ट, तीसरा क्या होगा? एक्सेसरी ग्लैंड, चौथा क्या होगा? एक्सटर्नल जेनेटेरिया। बात समझ में आ गई? पहले तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये पार्ट मिल करके इसको बनाते हैं। सबका अपना एक इंडिविजुअल्स रोल होगा, यानी कि सब कंबाइन फॉर्म में एफर्ट करेंगे, बनाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। क्लियर है? तो एक्सेसरी डक्ट में कुछ ट्यूब होंगे, एक्सेसरी ग्लैंड में कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल होंगे जो कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनेटेरिया क्या होगा? पेनिस होगा। पेनिस को एक्सटर्नल जेनेटेरिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं टेस्टिस पर, ध्यान सुनिएगा। पहले हम लोग आते हैं किस पर? टेस्टिस पर। तो टेस्टिस क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, ओवल इन शेप होगा। क्लियर? दूसरा क्या होगा? वन पेयर होगा, मीन्स दो की संख्या में होंगे। क्लियर? तीसरा क्या है? आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। देखेंगे तो ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ध्यान दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्यों टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। तो वाई टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से क्या होगा? बाहर होगा। किसमें? इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहेंगे स्क्रोटम। ध्यान सुनिएगा, स्क्रोटम क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी के अंदर क्या है? टेस्टिस इनक्लोज होगा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। तो यहाँ पर क्या होगा? हियर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बात समझ में आई? मतलब जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होगा वो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से इतना क्या होगा? कम होगा। और ये क्या है? नेसेसरी है इतना लो टेम्परेचर किसके लिए? स्पर्म मैचुरेशन के लिए। स्पर्म के फॉर्मेशन और मैचुरेशन के लिए इतना टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बात समझ में आई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्टिस बाहर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में क्यों पाया जाता है? तो आप सिंपल आंसर देंगे कि जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि उसी टेम्परेचर पर आसानी से स्पर्म का फॉर्मेशन, उसका मैचुरेशन होता है। तो बात समझ में आ चुकी होगी आपको। क्लियर है? फिर हम लोग इसमें आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम इसको नॉर्मली आपको दिखाएं तो जनरली क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने स्क्रोटम कहा, और इसी स्क्रोटम के अंदर क्या होगा? टेस्टिस बंद होगा। ध्यान सुनिएगा, इसको हमने स्क्रोटम नाम दे दिया, और ये इसके अंदर क्या होगा? टेस्टिस होगा। इसी तरह 2 की संख्या में टेस्टिस होंगे और स्क्रोटम के अंदर बंद होंगे। बात समझिएगा, अभी बहुत सिंपल तरीके से हम स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। अब देखा जाए एक पर्टिकुलर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट या चैम्बर होंगे।
देखिए डायग्रामेटिकली इसको आप समझिए। एक पर्टिकुलर टेस्टिस के अंदर क्या होंगे 250 चैम्बर होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे। किसकी संख्या होगी 250 इन ईच टेस्टिस। मतलब एक पर्टिकुलर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होंगे और इस कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। डायग्राम में एकदम दिख रहा है आपको। मतलब हर एक टेस्टिस में बहुत सारे चैम्बर होंगे। एक चैम्बर को क्या कहा जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आप आ जाइए। हमने मान लिया कि ये क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ध्यान सुनिएगा, इसको हमने कहा कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसी तरह के स्ट्रक्चर कितने होंगे 250 होंगे एक पर्टिकुलर टेस्टिस के अंदर। तो हम एक ही बात कर रहे हैं, कह रहा है इसी के अंदर 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होंगे। ध्यान दीजिएगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 क्या होंगे क्वाइल्ड ट्यूब होंगे। इसको कहा गया सेमिनिफेरस। देखिए बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, इसीलिए हम आपको स्केच के थ्रू समझा रहे हैं, केवल और केवल आप आसानी समझ जाए इसलिए। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्लियर है। आप देखिएगा इसके अंदर हमने इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा दिया, आपको दिख रहा होगा डायग्राम बहुत सिंपली। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होंगे 1 से लेकर के 3 होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे 1 2 3 क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स। 1 से 3 की संख्या में क्या होंगे क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होंगे इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर के 3 की संख्या में जो क्वाइल्ड ट्यूब है उसी को कहा गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बात समझ में आई कि व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड देयर लोकेशन। सो यू कैन सिंपली से दैट it is coiled tubules found in testicular lobules 1 2 3 in number, 1 से 3 की संख्या। तो चलिए आप ये भी समझ गए। तो हम पहले टेस्टिस में गए, टेस्टिस में हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमको क्या मिल गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिल गया। अब हम चलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ध्यान दीजिएगा, या इसको भी यहाँ रुकते हैं, एक चीज़ और क्लियर करते हैं। अब ये स्पेस आप देखिएगा, इस स्पेस को कहा गया इंटरस्टिटियल स्पेस। और इसी में क्या होंगे जो सेल्स पाए जाएंगे उसको कहा जाएगा इंटरस्टिटियल सेल्स। क्लियर। या इसी को कहेंगे लेडिक सेल। क्या कहेंगे लेडिक सेल। क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, हर एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है, जितनी भी लाइन मैं बता रहा हूँ। तो इंटरस्टिटियल स्पेस मीन्स स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या आप लिख सकते हैं स्पेस आउटसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। शॉर्ट टर्म में लिख रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस आपको दिख रहा है उसी को इंटरस्टिटियल स्पेस, और इसके अंदर जो सेल्स होंगे उसको कहेंगे इंटरस्टिटियल सेल या लेडिंग सेल। तो लेडिंग सेल काम क्या करेगा तो ध्यान दीजिएगा, सीधे यहाँ पर हम देखते हैं लेडिंग सेल और इंटरस्टिटियल सेल प्रोड्यूसेस एंड्रोजन हार्मोन्स, साथ ही साथ कुछ इम्यूनोलॉजिकल केमिकल को भी ये बनाएंगे जो इम्यूनिटी या डिफेंस या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे या रोकेंगे। बात आपको समझ में आ चुकी है। तो इंटरस्टिटियल सेल कहाँ होगा, इस बीच में होगा। साथ ही साथ ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी इस रीजन में होगी। ध्यान सुनिएगा, तो ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी होगी, सेल भी होंगे। सेल बनाएंगे क्या एंड्रोजन हार्मोन्स और भी कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर या केमिकल्स जो हेल्प करेंगे किस में डिफेंस में या इम्यूनिटी में। ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। इंटरस्टिटियल सेल लेडिंग सेल का क्या रोल है। अब हम बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, यह तो हमने आपको बताया
अब इसके अंदर हम चलते हैं, तो थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको हटाते हैं, हम आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे। देखिए पूरी एनसीईआरटी के लाइन को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है धीरे धीरे करके, डायग्राम या स्केच के माध्यम से, तो आसानी से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम कहाँ पर थे, हमने बताया कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है और इसी के अंदर हमने बताया कि ये कॉइल्ड ट्यूब है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा हमने। ठीक है ना, आगे आते हैं, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम बाहर दिखाते हैं। हमने कहा कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह के सेल्स होंगे, जर्म सेल्स, ठीक, और क्या होंगे, सर्टोली सेल। ध्यान सुनिएगा, यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बियर टू टाइप ऑफ सेल्स, मतलब इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह के सेल्स होंगे। ठीक है ना, एक क्या है जर्म सेल, ये क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, और सर्टोली सेल क्या है, पूछता व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, तो प्रोवाइड नरिशमेंट, ध्यान दीजिए इसका वर्क देख लीजिए, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, उसी को कहते हैं। जो स्पर्म बनेगा, डेवलप हो रहा है, उसको नरिश कौन करेगा, तो वो ये सर्टोली सेल करेगा। और ये दोनों कहाँ पर पाए जाएंगे, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो बात तुम्हारे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा टेस्टिस के अंदर क्या क्या है। ये तो मैंने अभी तो टेस्टिस बताया, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सर्टोली सेल का क्या रोल है, ठीक है, लेडिंग सेल क्या करता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे बन सकते हैं। ठीक है, क्यों टेस्टिस बाहर है, तो ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन हो चुका। तो बात समझ में आ गई। चलिए आगे अब इसी में हम आते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब आगे क्या आएगा, एसेसरी डक्ट आएगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पार्ट क्या, एसेसरी डक्ट। तो ध्यान सुनिएगा, सीरीज पूछता है कि कौन सा ट्यूब किस में खुलेगा, तो पहले हमने बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। ध्यान सुनिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म बनेगा, ये भी आपको जानकारी हो गई। यहाँ से स्पर्म किस ट्यूब में जाएगा, एक डक्ट है जिसको कहेंगे रीट टेस्टिस। रीट टेस्टिस किस में खुलेगा, वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद क्या आएगा, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस किस में खुलेगा, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस आगे चल करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। सीरीज देखिए याद होना चाहिए, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा और फिर ये जाएगा यूरिथ्रा में खुल जाएगा। और यूरिथ्रा लास्टली कहाँ पर ओपन होगा, बॉडी सरफेस पे या एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, यूरेथ्रल मीटस के थ्रू। तो देखिए सीरीज आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। बात हमारी समझ में आ रही है, तो इसको हम डायग्राम से भी आपको भी बताते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस तरह एपिडाइडमिस में रीट टेस्टिस या वासा इफ्रेंसिया के थ्रू ओपन होगा। क्लियर है ना। और किस तरह फिर वास डिफरेंस किस तरह इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरिथ्रा और यूरिथ्रल मीटस, यानी स्पर्म का जो पल्सेस है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म यहाँ बन रहे हैं, यूरिथ्रल मीटस से स्पर्म क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर है।
तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं डायग्राम से। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्या हो गया, स्क्रोटम है और इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या है, टेस्टिस। क्लियर? अब आपको ये समझना है कि इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर होंगे और बहुत सारे ट्यूब भी होंगे, आपको पता भी है। बहुत सारे चैम्बर होंगे, बहुत सारे से ट्यूब होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे वो सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सारे जगहों से आ करके किस में ओपन होंगे, उसको हम कहेंगे रीट टेस्टिस। ठीक, और रीट टेस्टिस किस में खुलेंगे आकर के, एक नेक्स्ट ट्यूब में जिसको कहेंगे वासा इफ्रेंसिया। देखिए नाम पहले ही लिखा जा चुका। और ये सब आकर के कहाँ पर खुल जाएंगे, ये सब आकर के खुलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसको हम क्या कहेंगे, एपिडाइडमिस। ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, तो थोड़ा क्वाइल हमने दिखाया है, इसको हमने कहा एपिडाइडमिस। बात समझिएगा, यानी सिंपली आप कह सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एपिडाइडमिस में ओपन होगा, इस वाले पार्ट में जो टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में होगा। क्लियर है ना? किसके थ्रू, रीट टेस्टिस के थ्रू। और यह एपिडाइडमिस आगे की तरफ ओपन होगा एक नेक्स्ट ट्यूब में। इस ट्यूब का नाम जो है वह वास डिफरेंस होगा। ध्यान दीजिएगा, और ये जो ट्यूब होगा ये क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। ध्यान दीजिए, टेस्टिस से निकल के एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा और एब्डोमिनल कैविटी में ये जो ट्यूब जा रहा है ये ट्यूब कहलाता है वास डिफरेंस। ध्यान सुनिएगा, और ये वास डिफरेंस कहाँ से क्रॉस या लूप बना करके आएगा, जस्ट अबव द यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान सुनिएगा, ये हमने दिखा दिया, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। अब आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब आता है, उस ट्यूब का नाम क्या है वो आपको पहले से ही पता है, वो ट्यूब होता है यूरिथ्रा। 11th आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े तो वहीं पर बताया गया, ठीक है ना। यानी ये आप क्या कहोगे, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो आपको पहले से ही पता है कि यूरिनरी ब्लैडर एब्डोमिनल कैविटी में है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो वास डिफरेंस है, तो वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से असेंड करते हुए फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, डायग्राम पर फोकस करिएगा। आगे की तरफ आप देखेंगे कि ये जो वास डिफरेंस है इससे एक ग्लैंड जुड़ जाएगा, इस ग्लैंड का नाम होगा, ध्यान सुनिएगा, अब ये एक्सेसरी ग्लैंड भी हम यहीं से जोड़ रहे हैं। एक ग्लैंड जुड़ जाएगा, इस ग्लैंड को कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है, ठीक, इसका जो ट्यूब होगा और वास डिफरेंस का जो ट्यूब है, ध्यान दीजिएगा, ये किस में आकर के खुल जाएंगे, वो खुल जाएगा इस यूरिथ्रा वाले में। ध्यान सुनिएगा, अभी इजैकुलेटरी नाम आएगा। ये देखिए किस तरह ये दोनों आकर के इसमें खुल गए। बात को समझ में आई? यानी अब ये ट्यूब कहलाएगा क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। ध्यान दीजिए, इजैकुलेटरी डक्ट। आप सिंपली कह सकते हो कि सेमिनल वेसिकल का ये ट्यूब प्लस वास डिफरेंस का ये ट्यूब, ये बनाते क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट किससे आकर के जुड़ा है, यूरिथ्रा से जुड़ गया।
यूरिथ्रा से आकर के क्या जुड़ा है, सेमिनल वेसिकल, और ये बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। बात समझ आए? ये जो पैसेज होगा, ये पैसेज क्या है, यूरिथ्रा का ही पैसेज है ना, बात को समझिएगा। और ये जो यूरिथ्रा है ये पूरा का पूरा रन करता है किस में, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसको कहते हैं पेनिस। तो पेनिस क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, अभी जस्ट हमने आपको बताया था। क्लियर है ना? नेक्स्ट बनाते हैं। एक ग्लैंड तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया, सेमिनल वेसिकल। दूसरा ग्लैंड क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, जस्ट यहीं पर होगा। एक ग्लैंड और होगा जिसको हम कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान सुनिएगा, एक ग्लैंड और आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बाद एक ग्लैंड और होगा, इसी से जुड़ा होगा, जिसको हम कहेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या कहेंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। तो लगभग डायग्राम आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरह वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से एक ट्यूब को एक्सेप्ट किया और ये एजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में यूरिथ्रा में ओपन हो गए। यूरिथ्रा आगे पेनिस में पूरी तरह से ये होगा। पेनिस क्या, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, इसको हमने लिख दिया पेनिस। पेनिस क्या, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, जस्ट अभी हमने बताया भी है। ठीक है? और इसका जो ओपनिंग होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ओपनिंग होगा, जो यूरिथ्रा है वह पेनिस के लास्ट में एक ओपनिंग के थ्रू खुलेगा, इसको कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। ध्यान दीजिएगा, यूरिथ्रल मीटस। और यूरिथ्रल मीटस क्या है, वो कॉमन पोर है जिसके थ्रू टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसी से यूरिन भी बाहर आएगा और इसी से सीमेन भी बाहर आएगा। यानी कि कॉमन पर जो ओपनिंग है यूरेथ्रल मीटस, वो कहाँ पर होगा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन द सेंस पेनिस पर। यानी कि यूरेथ्रा सिंपली ओपन होगा कहाँ पर, पेनिस इन द सेंस एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, उसको यूरेथ्रल मीटस कहेंगे। इसके थ्रू यूरिन और सीमेन दोनों क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब आपको बता दें, ये जो पेनिस होगा वो पेनिस क्या इरेक्टाइल टिश्यू से बना होगा। जैसे ब्लड वेसल्स भी लगे होंगे। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है इसमें ऐसे टिश्यू या सेल्स होंगे जब ब्लड की सप्लाई इसमें होना तेज़ी के साथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये इरेक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया पेनिस है उसे ब्लड का सर्कुलेशन एक्सीलरेट हो जाएगा और ये पार्ट इरेक्ट हो जाएगा, जो कोपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स या इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। तो आप जान गए एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में भी, यूरेथ्रा के बारे में भी। ठीक है, आगे हम देते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के ग्लैंड के बारे में भी हमने बताया था ना कि एसेसरी ग्लैंड होंगे। एसेसरी डक्ट तो आपको हमने बता दिया कौन क्या है। ग्लैंड का भी आप काम सुन लें तो पहला ग्लैंड सेमिनल वेसिकल 2 की संख्या में होंगे, 1 पेयर आप कर लेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 की संख्या में होगा। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या होगा, 1 पेयर होगा। काम क्या है इनका, तो ध्यान देना है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड या जो एसेसरी ग्लैंड है इनका जो सिक्रीशन है वो कहलाता है सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा। मतलब ये अपना लिक्विड जो रिलीज करेंगे उसको क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा या फ्लूइड। मतलब जो एसेसरी ग्लैंड होंगे वो जो अपना फ्लूइड रिलीज करेंगे उसको सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड कहेंगे। और इसमें क्या होगा, तो इसमें आप बताएंगे जैसे फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होगा, एंजाइम होंगे। क्लियर है ना? जनरली पूछता है व्हाट इज द कंपोनेंट या कंपोजिशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड मीन्स
सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो सिक्रीशन जो इनका होगा वो क्या बनाएगा, सेमिनल प्लाज्मा, और इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना, बात समझिएगा। यानी स्पर्म तो यहाँ से आता है, ठीक है ना, लेकिन इन एसेसरी ग्लैंड से जो सेमिनल फ्लूइड या प्लाज्मा होगा उसमें यह स्पर्म आ करके एम्बेडेड उसी में हो जाएगा, और फिर जो यहाँ से रिलीज होगा यूरेथ्रल मीटस से वो स्पर्म ना रिलीज हो करके सीमन रिलीज होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड वो हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। तो सीमन यहाँ से रिलीज होता है, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। एक और बचता बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसका काम क्या है, ये लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेट पेनिस, पेनिस को ये लुब्रिकेट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेनिस को लुब्रिकेट करने का जो रूल है वो किसका होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया गया ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें आप आसानी से इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ग्लैंड है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी ग्लैंड में आपको बता देना है कि ये ग्लैंड है, इनका जो फ्लूइड होगा वो सेमिनल प्लाज्मा या फ्लूइड कहलाएगा। ये से फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, इसी में जो सेमिनल फ्लूइड है इसी में स्पर्म क्या होता है, फ्लोटिंग स्टेज में होता है, ठीक है, इसी में एम्बेडेड होता है, और इसी के आसात आसानी से ये यूरेथ्रल मीटस से रिलीज होता है। समझ आ रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, जिसको बहुत ध्यान से रखेंगे। और टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें ओपन होता है, फिर कैसे हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या 1 है, सेमिनल वेसिकल की संख्या 2 है, बल्बो यूरेथ्रल की संख्या 2 है, ये भी आपको काउंट करना, याद करना है। बल्बो यूरेथ्रल का काम क्या, लुब्रिकेट करना पेनिस को। तो ये सारे जो पॉइंट है वो बहुत ही ब्रीफली आपको डिस्कस कराए गए, बहुत ब्रीफली आपको समझाया गया। तो आशा होगी कि आप बहुत आसानी से हर एक लाइन को बहुत ध्यान से सुने होंगे, और हर एक लाइन को ध्यान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी फीड हो जाएगा। बात समझ आ रही है सबको, इसको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए एपिडाइडमिस, रीड टेस्टिस, ये सारा सीक्वेंस आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो लगभग क्लियर हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट होंगे, किसका क्या रोल है, ठीक है ना। एक चीज़ आप देखिएगा कि जो पेनिस का यूरेथ्रल मीटस है, इसको एक स्किन का फोल्डिंग होगा जिसको 4 स्किन भी कहते हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको भी आप देख लीजिए। 4 स्किन होगा, जस्ट ओपनिंग को घेरे हुआ स्किन का फोल्ड होगा, इसको 4 स्किन कहा जाता है। बात हमारी समझ में आ रही है। तो लगभग टॉपिक को लगभग समझा दिया गया है। अब इसी सीक्वेंस से हम लोग नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर उसी सीक्वेंस में गैमेटोजेनेसिस के बारे में। क्लियर, ओके, थैंक यू ऑल।